अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम बर्टोल्ड ब्रेख्ट को एज अ ड्रामेटिस्ट उनके प्रेजेंट किए गए एपिक थिएटर, थियरी ऑफ ड्रामा और एलियनेशन इफेक्ट को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बर्टोल्ड ब्रेख्ट एज अ ड्रामेटिस्ट। बर्टोल्ड ब्रेख्ट एक जर्मन थिएटर प्रैक्टिशनर, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, पोइट, क्रिटिक और डायरेक्टर थे। उन्होंने अपने प्लेस को लिखते हुए अपने खुद की थियरी ऑफ ड्रामा को प्रेजेंट किया था और ये आइडिया अरिस्टोटल के थियरी ऑफ ड्रामा को कम्प्लीटली रिजेक्ट करता है। अब हम अरिस्टोटल के थियरी ऑफ ड्रामा को डिस्कस करेंगे जो उन्होंने अपनी बुक पोइटिक्स में प्रेजेंट किया था। हम इससे पहले अरिस्टोटल की बुक पोइटिक्स में से ट्रेजेडी के टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटेलियन थियरी ऑफ ड्रामा, द पर्पज ऑफ ड्रामा इज टू अडोज द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस एंड टू पर्ज दिस इमोशंस दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैथारसिस, thereby making the people emotion more stronger. In this way, audience feels emotionally connected with the story that is performed on the stage. अरिस्टोटल का इस थियरी ऑफ ड्रामा को प्रेजेंट करने का मकसद ये था कि वो ऑडियंस या रीडर्स को प्ले के कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सके और अगर प्ले में किसी भी ट्रेजिक सीन को दिखाया जाए तो उसे ऑडियंस या रीडर्स के माइंड में पिटी और फियर जैसी फीलिंग्स को अरोज किया जा सके। बर्टोल्ड ब्रेख्ट कार्ल मार्क्स की प्रेजेंट की गई थियरी मार्क्सिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। उनके मोस्ट ऑफ द प्लेस में भी बुर्जुआजी क्लास को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसके अलावा जेम्स जॉयस, रिचर्ड वैगनर और पैब्लो पिकासो के वर्क्स ने भी उन पर गहरा असर छोड़ा था और बर्टोल्ड ब्रेख्ट ने खुद हिस्ट्री ऑफ ड्रामा पर गहरा असर छोड़ा था क्योंकि उन्होंने एपिक थिएटर को क्रिएट किया था। अब हम आगे एपिक थिएटर, इसकी डेरिवेशन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से कवर करेंगे। एपिक थिएटर के आइडिया को सबसे पहले जर्मन प्लेराइट और क्रिटिक बर्टोल्ड ब्रेख्ट ने कॉइंड किया था, मगर इस थिएटर को अर्विन पिस्केटर ने एपिक थिएटर का नाम दिया था। क्योंकि बर्टोल्ड ब्रेख्ट भी जर्मनी से बिलोंग करते थे, इसी वजह से उन्होंने एपिक थिएटर को सबसे पहले जर्मनी में ओरिजिनेट किया था और जर्मन लैंग्वेज में एपिक थिएटर को ईपिस्के थिएटर का नाम दिया गया था। आगे हम एपिक थिएटर की डेफिनेशन को कवर करेंगे। एपिक थिएटर इज अ सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट दैट फोकसेस ऑन मेकिंग पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस बेस्ड ऑन द रैशनैलिटी रादर देन द इमोशन। एपिक थिएटर एक ऐसी सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसमें सोसाइटी में होने वाली सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस पर फोकस किया जाता है और इसके अलावा ऑडियंस को मजबूर किया जाता है कि वो इमोशन से ज्यादा रीजन की बेसिस पर किसी भी प्ले की परफॉर्मेंस को जज करें। एपिक थिएटर इससे पहले यूज होने वाले ड्रामेटिक थिएटर से बिल्कुल ऑपोजिट है। ड्रामेटिक थिएटर में ऑडियंस या रीडर्स के सामने किसी भी प्लॉट या स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है। जब भी ऑडियंस थिएटर में किसी भी प्ले की परफॉर्मेंस को देखने जाती है तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस प्ले में किसी भी स्टोरी या प्लॉट को दिखाया जाएगा और प्ले में प्रेजेंट सारे इश्यूज को प्ले के खत्म होने तक रिजॉल्व कर दिया जाएगा। मगर एपिक थिएटर में ड्रामेटिक थिएटर के कंपैरिजन में बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज को एक्सप्रेस किया जाता है। एपिक थिएटर में कोई भी नीटनेस या फिनिश एंडिंग नहीं पाई जाती। ऐसे थिएटर में किसी भी स्टोरी या प्लॉट को नरेट किया जाता है और प्लॉट या स्टोरी में प्रेजेंट इश्यूज को हल किए बगैर छोड़ दिया जाता है। ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि अगर वो इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि इस थिएटर को एपिक थिएटर का नाम ही क्यों दिया गया। अगर थिएटर के पर्पस को डिस्कस किया जाए तो इसमें किसी भी ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन को स्टेज पर परफॉर्म करवाने के लिए यूज किया जाता है और जैसा कि एपिक में लॉन्ग नरेशन की जाती है उसी तरह एपिक थिएटर में भी किसी भी प्ले के प्लॉट को नरेट किया जाता है। एपिक की तरह इन प्लेस में भी क्लियर और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की जाती है और इसके अलावा एक्शंस की कमेंट्री करने के लिए कोरस को भी यूज किया जाता है। इसी वजह से ऐसे थिएटर को एपिक थिएटर का नाम दिया जाता है। अगर एपिक थिएटर के टाइम पीरियड को डिस्कस किया जाए तो यह अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और मिडल 20th सेंचुरी में खत्म हो गया था। इस थिएटर को दूसरे प्ले राइट्स के प्लेस की स्टेज पर परफॉर्मेंस करवाने के लिए भी यूज किया जा चुका है। इस थिएटर का यूज पिछली काफी सेंचुरीज से कंटिन्यू रहा है। एपिक थिएटर को डायडेक्टिक फॉर्म ऑफ अ ड्रामा का नाम भी दिया जाता है। डायडेक्टिक थिएटर इज अ टाइप ऑफ थिएटर दैट इज यूज्ड टू टीच समथिंग। इट्स पर्पस इज टू सेंड अ मैसेज टू द ऑडियंस। डायलेक्टिक थिएटर की एक ऐसी टाइप है जिसमें ऑडियंस के सामने किसी मैसेज को प्रेजेंट करके उन्हें टीच किया जाता है। क्योंकि बर्टोल्ड ब्रेख्ट ये बिलीव करता है कि किसी भी थिएटर का सबसे बड़ा पर्पस लोगों को टीच करना होता है। इट वॉज ऑफन यूज्ड इन द मिडिवल इरा टू स्प्रेड रिलीजियस मैसेजेस टू द चर्च। डायडेक्टिक थिएटर को मिडिवल इरा में चर्च की तरफ से लोगों को रिलीजियस मैसेजेस भेजने के लिए यूज किया जाता था। अगर आप ड्रामेटिक और एपिक थिएटर के दरमियान और ज्यादा
कलर डिफरेंसेस को जानना चाहते हैं तो इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। एपिक थिएटर में करंट टाइम पीरियड के न्यू पॉलिटिकल और सोशल ड्रामास को ऐड किया जाता है जो कि उस टाइम पीरियड के सोशल क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एपिक थिएटर के पर्पस को डिस्कस किया जाए तो इसमें ऑडियंस को वही रियल वर्ल्ड दिखाने की कोशिश की जाती है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। ब्रेक्ट ने एपिक थिएटर को इस वजह से क्रिएट किया था ताकि वो ऑडियंस और प्ले के दरमियान एक क्रिटिकल डिस्टेंस को मेंटेन कर सके। एपिक थिएटर में इस आइडिया को फेवर दी जाती है कि ऑडियंस या रीडर्स प्ले की परफॉर्मेंस को सब्जेक्टिवली इवेल्युएट करें। इसके अलावा रीडर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो प्ले के प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। इन सिंपल वर्ड्स, एपिक थिएटर में ऑडियंस या रीडर्स की क्रिटिकल थिंकिंग और एबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। एपिक थिएटर के फंक्शन में किसी भी प्ले की इंटेंशंस और नेचर पर फोकस किया जाता है और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उन प्लेस की नेचर ज्यादातर पॉलिटिकल या सोशल होती है और प्ले की इंटेंशंस में रीडर्स के सामने किसी भी मैसेज को प्रेजेंट किया जाता है। एपिक थिएटर में सबसे ज्यादा ऑडियंस के पर्सपेक्टिव पर फोकस किया जाता है और ये चेकआउट किया जाता है कि डिफरेंट एज ग्रुप से बिलोंग करने वाली ऑडियंस किसी भी प्ले को कैसे परसीव करती है। अब हम एपिक थिएटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। बर्टोल्ड ब्रेक्ट एपिक थिएटर को एलियनेशन इफेक्ट की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। एलियनेशन इफेक्ट को जर्मन लैंग्वेज में वर्फ्रेमडंग्स इफेक्ट का नाम भी दिया जाता है और इसके अलावा एलियनेशन इफेक्ट को एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट भी कहा जाता है। एपिक थिएटर में कैप्शंस को यूज किया जाता है ताकि स्टेज और स्क्रीन के एक्शंस को रीडर्स के सामने क्लियरली प्रेजेंट किया जा सके। एपिक थिएटर में सबसे ज्यादा ऑडियंस या रीडर्स के पर्सनल पर्सपेक्टिव पर फोकस किया जाता है क्योंकि बर्टोल्ड ब्रेक्ट ये बिलीव करता है कि हर पर्सन या इंडिविजुअल का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वो उसी पर्सपेक्टिव की हेल्प से किसी भी लिटरेरी वर्क की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। इसीलिए रीडर्स को ये अलाउ किया जाता है कि वो अपनी मर्जी से प्ले को अंडरस्टैंड कर सके। एक्टर्स जब किसी भी सीन को परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद कोरस आकर ऑडियंस के सामने उस इवेंट को समराइज या एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा ऐसे थिएटर में रूप्स और पुलिस को भी यूज किया जाता है ताकि ऑडियंस के सामने इस फैक्ट को प्रूव कर दिया जाए कि ये रियल लाइफ की बजाय एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है। एपिक थिएटर में स्क्रीन प्रोजेक्शंस और प्ले कार्ड्स को भी यूज किया जाता है। प्ले कार्ड्स के यूज की बेस्ट एग्जांपल बर्टोल्ड ब्रेक्ट का प्ले द थ्री पेनी ओपेरा है। एक्टर्स ऑडियंस और स्टेज पर प्रेजेंट दूसरे मेंबर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और समटाइम्स किसी सिचुएशन में ऑडियंस में से किसी मेंबर को सिलेक्ट करके स्टेज पर बुलाया जाता है। एक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम जानबूझकर पुअर और आयरॉनिक एक्टिंग करते हैं। इसे बार बार ऑडियंस को ये रियलाइज करवाया जाता है कि वो थिएटर में बैठे किसी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। एक्टर्स अचानक से ही अपने रोल यानी कि कैरेक्टर को छोड़कर शिफ्ट हो जाते हैं और इसके अलावा एक्टर को स्टेज की जो भी डायरेक्शन दी जाती है वो वहीं पर बोलना शुरू कर देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ एपिक थिएटर। एपिक थिएटर में सोसाइटी के इश्यूज को डायरेक्टली एक्सपोज किया जाता है। एपिक थिएटर में सोसाइटी से बिलोंग करने वाली बुर्जुआजी क्लास को कॉमेडी और स्टाइल के टूल को यूज करते हुए एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसके अलावा एपिक थिएटर में मॉन्टेज भी प्रेजेंट होता है जिसमें शॉर्ट मूवी क्लिप्स को इकट्ठा किया जाता है। एपिक थिएटर में नॉर्मल थिएटर के कंपैरिजन में कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स की तादाद को बहुत कम रखा जाता है और एपिक थिएटर में सेम प्रॉप को मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाने के लिए यूज किया जा सकता है। यानी कि अगर चेयर को एक प्रॉप के तौर पर यूज किया गया है तो वो एक व्हीकल के साथ साथ एक घोड़े का रोल भी प्ले कर सकती है। हर वो चीज जिससे बैठने का काम लिया जाता है उसके लिए चेयर को यूज किया जा सकता है। एपिक थिएटर में म्यूजिक, सॉन्ग्स और डांस को भी यूज किया जाता है ताकि ऑडियंस को ये रियलाइज करवा सके कि प्ले के अंदर अनरियल वर्ल्ड को दिखाया जाता है और उस प्ले के अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म करवाया जा रहा है वो सिर्फ फैंटेसी का एक पार्ट है। किसी भी थिएटर में प्ले को परफॉर्म करवाते हुए कैरेक्टर्स और ऑडियंस के दरमियान फोर्थ वॉल को हाइड किया जाता है ताकि कैरेक्टर्स और ऑडियंस के दरमियान के डिस्टेंस को मेंटेन किया जा सके। मगर एपिक थिएटर में फोर्थ वॉल यानी कि कैरेक्टर्स और ऑडियंस के दरमियान के डिस्टेंस को खत्म कर दिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज एलियनेशन इफेक्ट, जिसे ए इफेक्ट, डिस्टेंसिंग इफेक्ट और जर्मन लैंग्वेज में वी इफेक्ट का नाम भी दिया जाता है। एलियनेशन इफेक्ट बर्टोल्ड ब्रेक्ट की ड्रामेटिक थियोरी का सेंट्रल आइडिया है। एलियनेशन इफेक्ट इज द यूज ऑफ टेक्निक्स that are designed to distance the audience from the emotional involvement in the play through the reminders from the actor about the artificiality of the theatrical performance. एलियनेशन इफेक्ट में ऐसी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है जिसमें ऑडियंस को प्ले के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होने से रोका जाता है
और एलियनेशन इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक्टर्स की तरफ से ऑडियंस के सामने रिमाइंडर्स का यूज किया जाता है ताकि ऑडियंस को ये फैक्ट बताया जा सके कि थिएटर में होने वाली परफॉर्मेंस आर्टिफिशियल है। इन सिंपल वर्ड्स, एलियनेशन इफेक्ट में ऑडियंस को बार बार ये रियलाइज करवाया जाता है कि किसी भी प्ले में जैसे सिचुएशंस के सोल्यूशंस को दिखाया जाता है वो वैसे रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसा कि ब्रेक्ट के प्ले द थ्री पेनी ओपरा में मिस्टर पिचम आकर ऑडियंस को ये बताते हैं कि ये ओपरा है, रियल लाइफ नहीं। सिमिलरली दूसरे प्लेस में भी इनसे मिलते जुलते डायलॉग्स को यूज किया जाता है ताकि ऑडियंस अपनी रियल लाइफ की सिचुएशन को प्ले की सिचुएशन के साथ कंपेयर ना करें। आगे हम एपिक थिएटर के मेजर ड्रामेटिस्ट को स्टडी करेंगे। बर्टोल्ड ब्रेक्ट इज ऑन द टॉप ऑफ द अर्ली प्रैक्टिशनर्स ऑफ एपिक थिएटर। बर्टोल्ड ब्रेक्ट ही वो ड्रामेटिस्ट और क्रिटिक है जिसे एपिक थिएटर का फाउंडर और पायोनियर कंसीडर किया जाता है और बर्टोल्ड ब्रेक्ट के बाद अर्विन पिस्कार्टर का नाम आता है। अर्विन पिस्कार्टर को भी एपिक थिएटर के अर्लीस्ट प्रैक्टिशनर्स में शामिल किया जाता है। लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ एपिक थिएटर। बर्टोल्ड ब्रेक्ट के लिखे गए प्लेस में मैन इक्वल मैन, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन और द थ्री पेनी ओपरा में एपिक थिएटर को यूज किया गया है। बर्टोल्ड ब्रेक्ट के प्ले मैन इक्वल मैन को फर्स्ट टाइम 1925 में परफॉर्म करवाया गया था, जबकि उनके मोस्ट फेमस प्ले मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन को फर्स्ट टाइम 1941 में परफॉर्म करवाया गया था, जिसे एपिक थिएटर की बेस्ट एग्जाम्पल कंसीडर किया जाता है। फेमस प्ले द गुड सोल्जर श्वीक को बर्टोल्ड ब्रेक्ट ने अर्विन पिस्कार्टर के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था, जिसे फर्स्ट टाइम 1921 में स्टेज पर परफॉर्म करवाया गया था। बर्टोल्ड ब्रेक्ट के ओपरा प्ले द थ्री पेनी ओपरा को हमने रिसेंटली कवर किया है, जिसे फर्स्ट टाइम 1928 में परफॉर्म करवाया गया था। आज के लेक्चर में हमने बर्टोल्ड ब्रेक्ट को एज अ ड्रामेटिस्ट, एपिक थिएटर, अरिस्टोटेलियन थियरी ऑफ ड्रामा, ब्रेक्टियन थियरी ऑफ ड्रामा और एलियनेशन इफेक्ट को डिटेल से कवर कर लिया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक in the comment section. So guys, take care of yourself. Inshallah we will meet in the upcoming video lecture. Till then, Allah Hafiz.